हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेस में। आज का वीडियो 12th केमिस्ट्री के एक्सरसाइज 5 पृष्ठ रसायन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बतलाया जा रहा है। सभी प्रश्न आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विलायक विरागी कोलाइड कहलाते हैं। जैसे कि विरागी मतलब होता है विरोधी, एक होता है रागी, रागी मतलब होता है स्नेही। तो एक होता है विलायक मतलब द्रव पदार्थ रहेगा, तो द्रव स्नेही भी बोला जाता है या द्रव विरोधी। तो यहाँ विरागी मतलब विरोधी होगा, इसका दूसरा नाम है द्रव विरोधी। यही विलायक रागी रहता क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, द्रव स्नेही। तो द्रव विरागी कोलाइड कहते हैं किसको, लायोफोबिक कोलाइड को। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, विरोधी को फोबिक, और वही द्रव स्नेही रहेगा तो लायोफिलिक बोलेंगे। तो यह आंसर हमारा होगा लायोफोबिक कोलाइड। तो 1 का बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन कोलाइडी घोल नहीं है। तो देखिए, दूध घोल है, विलियन है मतलब गोंद भी है, धुआं भी, लेकिन जल जो है, शुद्ध जल जो होता है वो कोलाइडी घोल नहीं होता है, वो मिश्रण नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर ए, 2 का ए जल, जो कि कोलाइडी घोल नहीं होता है। तो फाइनल आंसर आपका क्या होता है, 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3, ठोस में द्रव परिक्षेपित कोलाइडी तंत्र कहलाते हैं। तो ये ठोस में द्रव को परिक्षेपित किया गया है, तो किस प्रकार का कोलाइड बनेगा। तो इसका सही आंसर होता है जेल। इसका सही आंसर क्या है, जेल। एक तो देखिए, कोलाइडी जब बनता है तो एक होता है परिक्षेपित माध्यम और दूसरा होता है परिक्षेपित अवस्था। कोलाइडी विलयन बनाने में 2 अवयव रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था। तो जब परिक्षेपित अवस्था क्या रहे, ठोस में द्रव रहे, तो क्या बन के तैयार होता है, जेल। तो 3 का सही आंसर होगा जेल। क्वेश्चन नंबर 4, आइसक्रीम बनाते समय जिलेटिन मिलाते हैं क्योंकि। तो जिलेटिन क्या करता है, आइसक्रीम को जमाने का काम करता है। तो यहाँ 4 का आंसर हो जाएगा बी, आइसक्रीम को जमाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोलाइडी अवस्था की जानकारी दी थी। मतलब किस वैज्ञानिक ने कोलाइड अवस्था के बारे में बताया था, जानकारी दिया था। तो इसका सही आंसर है थॉमस ग्राहम ने। थॉमस ग्राहम ने। तो 5 का सी सही आंसर होता है। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे ना ही लोग। क्वेश्चन नंबर 6, कोलाइडी कणों की गति जिगजैग होती है, इसका आविष्कार किया था, मतलब कौन वैज्ञानिक किया था। तो जिगजैग गति को ब्राउनियन गति कहते थे। इसका आविष्कार ब्राउन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। पूरा नाम रॉबर्ट ब्राउन होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 6 का डी, ब्राउन। मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करता है कोलाइडी कणों। कोलाइडी के कण क्या होता है, वास्तविक विलयन से बड़ा होता है। तो जिगजैग गति का आविष्कार कौन किया, ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन नंबर 7, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो टिंडल प्रभाव जब कण थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है तो प्रदर्शित होता है। तो वास्तविक घोल में नहीं होगा, घोल द्वारा नहीं होगा, तो किसके द्वारा होता है, सी, कोलाइडी द्वारा। तो टिंडल प्रभाव केवल किस में प्रदर्शित होता है, कोलाइडी विलयन में या कोलाइडी द्वारा। देखिए, विलयन 3 प्रकार में बांटा गया था, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो इसमें जो है टिंडल प्रभाव केवल कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। तो 7 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वह क्रिया जिसमें कोलाइडी कण या कोलाइडल के कण अवक्षेपित होते हैं, अवक्षेप मतलब जमा होके अलग हो जाना जल से, तो अवक्षेपित हो जाते हैं, तो उस क्रिया का नाम तो स्कंदन कहा जाता है। तो अवक्षेपित होने की घटना क्या कहलाता है, स्कंदन। तो 8 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। तो 8 का सी, स्कंदन। क्वेश्चन 9, अपमार्जक को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है पृष्ठ सक्रियन,
दूसरा ऑप्शन है कोलाइड, तीसरा है निलंबन, इनमें से कोई नहीं। तो नो का सही आंसर ए, पृष्ठ सक्रियन। अपमार्जक को क्या कहा जाता है? पृष्ठ सक्रियन। अपमार्जक जो क्रिया करता है वो पृष्ठ पर करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ए, पृष्ठ सक्रियन। क्वेश्चन 10, रक्त पर आवेश पाया जाता है। तो रक्त पर ऋणात्मक आवेश ये रहता है, याद कीजिएगा। रक्त पर कौन आवेश पाया जाता है? तो ऋणात्मक, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो रक्त पर, ब्लड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक पाया जाता है। तो 10 का सही आंसर बी, ऋणात्मक। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा विलयन कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड विलयन नहीं बताया था, इसके पहले आया था जल, यहाँ पर सादा पानी ऑप्शन दिया हुआ है। तो 11 का डी सही आंसर होगा क्या? सादा पानी, जो कि कोलाइडी विलयन नहीं है। बाकी तेल तथा पानी, दूध तथा पानी, थम्स अप सभी कोलाइडी विलयन है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सादा पानी मतलब शुद्ध जल। क्वेश्चन 12, द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण है। तो द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होता है। एक होता है द्रव विरोधी कोलाइड जो कि अस्थायी होता है। तो द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? आवेश। तो 12 का सही आंसर बी, आवेश होता है। द्रव स्नेही कोलाइड का अस्थायित्व का प्रमुख कारण आवेश। क्वेश्चन नंबर 13, जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश का परिकिरणन होता है, मतलब विभिन्न दिशाओं में प्रकाश विभिन्न रंगों में बिखर जाता है, जिसको टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है? जब प्रकाश पुंज को कोलाइड विलयन से गुजारा जाता है तो क्या होता है? तो प्रकाश का परिकिरणन होता है। यदि टिंडल प्रभाव रहता तो टिंडल प्रभाव भी दे सकते थे कि टिंडल प्रभाव की घटना होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 13 का ए सही आंसर क्या है? प्रकाश का परिकिरणन होता है। क्वेश्चन 14, कोहरा उदाहरण है। तो कोहरा आप लोग देखते होंगे, कुहासा ठंडी के दिन में जो लगता है उसको कोहरा के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या रहता है? द्रव, हल्का हल्का पानी जो है हवा में उड़ते हुए रहता है। तो वो गैस, तो गैस में द्रव मिला हुआ रहता है। तो क्या इसका उदाहरण होगा? कोहरा उदाहरण क्या है? गैस, मेन रूप से गैस रहती है, इसी कारण से वो हवा में, और उसमें थोड़ा मात्रा में क्या रहता है? द्रव भी रहता है। ज़्यादा द्रव रहेगा तो वो बारिश का रूप धारण कर लेगा, मतलब नीचे ज़मीन पर आ जाती है। लेकिन द्रव कम रहता है और गैस ज़्यादा रहता है, इसके कारण से वो हवा में ही उड़ते हुए रहता है। तो गैस में द्रव, द्रव में गैस अलग हो जाएगा। द्रव में गैस का मतलब द्रव की मात्रा ज़्यादा और गैस की मात्रा कम। लेकिन गैस में द्रव का मतलब होता है कि गैस की मात्रा ज़्यादा होगा और द्रव की मात्रा कम होगा। तो 14 का डी, गैस में द्रव से कोहरा बनता है। तो कोहरा में दो चीज़ पाया जाता है, गैस पाया जाता है और द्रव। ज़्यादा मात्रा में गैस रहेगा और कम मात्रा में द्रव। तो 14 का सही आंसर आपका डी होता है। क्वेश्चन 15, एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। एंजाइम में मतलब मुख्य रूप से क्या पाया जाता है ये देखना है। तो एंजाइम का मुख्य अवयव प्रोटीन रहता है। तो 15 का सही आंसर ए होता है प्रोटीन। एंजाइम का मुख्य अवयव प्रोटीन। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जिलेटिन के स्कंदन के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो 16 का सही आंसर अल्कोहल। जिलेटिन के स्कंदन, स्कंदन मतलब जमाने, मतलब जमा कर देना, पर विक्षेपित कर देना, प्रक्षेपित कर देना मतलब स्कंदन कहलाता है। तो जिलेटिन के स्कंदन के लिए सबसे अधिक प्रभावी कौन होता है?
अल्कोहल। मतलब अल्कोहल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब क्षेप अवस्था में बदल जाएगा। तो 16 का सही आंसर ए होता है। क्वेश्चन 17, तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेल को वसा में बदलना है, फैट में, तो उसके लिए क्या उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल उत्प्रेरक। 17 का सही आंसर क्या होगा, सी, निकेल, NI। क्वेश्चन 18, यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम कहलाता है। तो यूरिया को बदलने वाला एंजाइम क्या होता है, यूरिएस। तो 18 का डी सही आंसर क्या होगा, यूरिएस। यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदल देता है। तो 18 का डी सही आंसर होता है। क्वेश्चन 19, दूध एक उदाहरण है। तो दूध जो होता है पायस होता है, इसी को इमल्सन भी बोला जाता है। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सन, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पायस। तो दूध किसका उदाहरण है, पायस का, इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, दो अमिश्रणीय द्रव, मतलब मिलना नहीं चाह रहा है, वैसा दो द्रव जो आपस में नहीं मिलता हो, तो दो अमिश्रणीय द्रव के मिलने से जो बनता है उसको पायस या इमल्सन कहते हैं। तो दूध किसका उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा डी, पायस या इमल्सन। क्वेश्चन नंबर 20, पायसी कारक करता है। पायसी करक नहीं, पायसी कारक है, वहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, कारक लिखाएगा। पायसी कारक करता है। तो पायसी कारक का काम रहता है पायस को स्थिर रखना, मतलब अस्थाई करना, अस्थाई नहीं, अस्थाई बनाकर रखना। तो 20 का सही आंसर ए होता है, पायसी कारक करता है पायस को स्थिर। लक्ष्य तब असंभव लगते हैं, लक्ष्य तब असंभव लगते हैं जब आप उनकी ओर नहीं बढ़ रहे होते हैं, जब आप उनकी ओर नहीं बढ़ रहे होते हैं। 21, x/m तथा p के मध्य संबंध स्थापित किया था। तो दोनों के बीच संबंध स्थापित करने वाला वैज्ञानिक का नाम था फ्रेंडलिक। तो 21 का सही आंसर क्या होगा, सी, फ्रेंडलिक। क्वेश्चन नंबर 22, x/m तथा p के मध्य वक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में यही था कि संबंध कौन दिया था, वैज्ञानिक का नाम था। इसमें संबंध क्या होता है पहले ये जान लीजिए। 21 भी आपका क्लियर हो जाएगा, 22 भी क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक संबंध दिए थे वो क्या था, x/m बराबर k × p⁻1/n। फिर से समझिए, x/m बराबर k × p⁻1/n। तो ये क्या वक्र क्या कहलाता, अब समझिए। तो यहाँ पर x/m और p के बीच जो मध्य वक्र रहता है वो क्या रहता है, अधिशोषण समतापी वक्र, अधिशोषण समतापी। क्वेश्चन 23, उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक था। तो उत्प्रेरक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है, रासायनिक अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ाता हो या घटाता हो, मतलब अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाला को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। तो इसकी व्याख्या सर्वप्रथम बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाला वैज्ञानिक का नाम बर्जीलियस। तो 23 का सही आंसर डी होता है क्या, बर्जीलियस। क्वेश्चन 24, एक बहुस्तरीय अधिशोषण होता है, मतलब लेयर बाय मल्टी लेयर रहेगा, उस पर बहुत सारा लेयर, एक लेयर के ऊपर फिर अगला लेयर। तो इसमें क्या होता है, ये किस में होता है, किस प्रकार के अधिशोषण में, भौतिक अधिशोषण में। तो याद रखिए क्या होगा, एक बहुस्तरीय अधिशोषण होता है, किस शोषण में, भौतिक अधिशोषण। तो अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो यहाँ पर रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, पृष्ठ पर रासायनिक अभिक्रिया होकर ये अस्थाई ज़्यादा होता है रासायनिक अधिशोषण, लेकिन भौतिक अधिशोषण। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, 24 का ए, भौतिक अधिशोषण। क्वेश्चन 25, भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। तो भौतिक अधिशोषण जो होता है निम्न ताप पर होता है, अति निम्न नहीं, निम्न। तो कक्ष ताप जनरली क्या माना जाता है, कक्ष ताप पर। यहाँ पर ऑप्शन हमारा उच्च ताप है, किसी भी ताप पर है, अति निम्न ताप और कक्ष ताप। तो भौतिक अधिशोषण की क्रिया क्या देना है,
कक्ष ताप मतलब रूम टेम्परेचर। नॉर्मली जो हम लोग 25 डिग्री 26 डिग्री जो होता है 24-25 डिग्री वो रूम टेम्परेचर कहलाता है। तो यहाँ पर भौतिक अधिशोषण की क्रिया क्या रखना है, कक्ष ताप पर। 25 का ए सही आंसर है। रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। शीश कक्ष परक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, शीश कक्ष परक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक प्रयुक्त होने वाला कौन है, N2O। तो 26 का सही आंसर आपका होता है N2O। क्वेश्चन 27, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत होता है। तो टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जीभ की लार ग्रंथि से निकलती है। तो लार ग्रंथि से 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। तो लाइसोजाइम का काम रहता है जीवाणुनाशी होता है, जीवाणु को मारता है। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। तो यहाँ पर टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है जो कि जीभ की लार से निकलता है। तो 27 का सही आंसर सी होगा, जीभ की लार, जो कि लार ग्रंथि से निकलती है, मुंह में पाया जाता है लार ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 28, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु की सतह पर बंधे रहते हैं। तो देखिए अधिशोषण 2 प्रकार का होता है, रासायनिक और भौतिक। तो रासायनिक अधिशोषण में अणु जो है रासायनिक बल द्वारा बंधा हुआ रहता है, और जबकि भौतिक अधिशोषण में कमजोर वंडरवाल बल द्वारा। वंडरवाल बल कमजोर बल होता है, तो भौतिक अधिशोषण में कमजोर बल रहता है और रासायनिक अधिशोषण में मजबूत बल रहता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण में किसके द्वारा बंधे रहते हैं। तो आंसर होगा 28 का बी, वंडरवाल बलों द्वारा। तो 28 का सही आंसर बी होता। क्वेश्चन 29, अधिशोषण सिद्धांत निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। तो 29 का सही आंसर होता है सी, विसमांगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण 2 प्रकार का, उत्प्रेरक की प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरण 2 प्रकार का होता है, समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण। मतलब अभिकारक जिस अवस्था में रहेगा उत्प्रेरक भी वही अवस्था में रहेगा तो उसको समांगी बोलेंगे, अवस्था अलग रहेगा तो उसको बोलेंगे विसमांगी। जैसे अभिकारक गैस है तो उत्प्रेरण भी गैस रहेगा तो समांगी, लेकिन अभिकारक गैस है और उत्प्रेरक द्रव हो गया तो विसमांगी उत्प्रेरण। तो विसमांगी और समांगी समझ में आया। तो यहाँ 29 का सही आंसर सी, विसमांगी उत्प्रेरण। क्वेश्चन 30, निम्न में से धनावेशित सोल का उदाहरण है। धन आवेशित सोल का उदाहरण। तो 30 का बी सही आंसर होता है जिलेटिन। तो धनावेशित सोल में क्या याद रखिएगा, जिलेटिन। तो 30 का सही आंसर बी जिलेटिन होता है। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। तो द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण जिलेटिन होता है। तो 31 का सही आंसर डी जिलेटिन। क्वेश्चन 32, ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने वाला एंजाइम है। ग्लूकोज को एथेनॉल में मतलब अल्कोहल, 2 कार्बन के अल्कोहल एथेनॉल में बदलने का एंजाइम है। इसका एथेनॉल का सूत्र होता है क्या, C2H5OH। ग्लूकोज को बदलता है एथेनॉल में कौन एंजाइम, जाइमेस। तो 32 का सही आंसर बी होता है क्या, जाइमेस। क्वेश्चन 33, कोलाइड को आवेश विहीन करके अवक्षेपित करना कहलाता है। तो अवक्षेपित मतलब स्कंदन। तो यहाँ पर 33 का क्या आंसर होगा, 33 का बी स्कंदन। अवक्षेपित मतलब जमा हो जाना, कण आपस में जमा होके अवक्षेप बन जाना। तो अवक्षेपित करना क्या कहलाता है, स्कंदन। तो 33 का सही आंसर बी स्कंदन होता है। क्वेश्चन 34,
विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है। देखिए बताए थे, शुरू क्वेश्चन था विलायक विरागी और विलायक रागी। तो रागी मतलब स्नेही होता है, तो यहाँ पर लायोफिलिक होगा। विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है क्या? लायोफिलिक। और विलायक विरोधी बोलेगा तो लायोफोबिक होगा। तो 34 का सही आंसर ए, लायोफिलिक कोलाइड। विलायक स्नेही या द्रव स्नेही भी बोल सकता है। तो आंसर 34 का ए। क्वेश्चन 35, निम्न में कौन सा पदार्थ जल का शुद्धिकरण करने में प्रयुक्त होता है? तो 35 का सही आंसर फिटकरी। जल के शुद्धिकरण करने में प्रयुक्त होता है क्या? फिटकरी। तो 35 का सही आंसर